चलिए सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ किस तरीके से आपको पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए उस चैप्टर के बारे में, उस चैप्टर में पढ़ना क्या है। वैसे तो जो भी मेरे स्टूडेंट है सभी बच्चों को पता है कि भैया जब अपन पढ़ाई करते हैं उससे पहले अपन को एक वन व्यू बनाना पड़ता है, एक छोटी सी आउटलाइन बनानी पड़ती है कि आपको उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मैंने आपको बोला 13 और 14 तारीख आप जैसे हिंदी का पेपर दे के आए तत्काल प्रभाव से 1-2 घंटे रेस्ट करें, 2 घंटे 2.5 घंटे रेस्ट करने के बाद में अपने अगले टारगेट पर लग जाए। क्योंकि आपको जब तक केमिस्ट्री का और जब तक आपके बायो और मैथ का पेपर नहीं होता है तब तक आपको ये नहीं समझना है कि आपके 12th का एग्जाम हो गया। अभी तो 2 बड़े एग्जाम बाकी। तो स्टार्टिंग करते हैं 13 तारीख और 14 तारीख को। 13 और 14 को क्या पढ़ना है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई अपने पास 4 प्लान हैं, तो उसमें से जो सबसे पहला प्लान है कि सर हमें पास होना है, इसमें आपको सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कौन सा चैप्टर पढ़ना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या पढ़ना है आपको अच्छे से पता है। इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन भी आएंगे, इसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, इसके अंदर से बड़ा क्वेश्चन भी आएगा। अब आपको क्या पढ़ना आपको अच्छे से पता है। अगर आप छोटे क्वेश्चन पे फोकस करते हो तब आप लिगेंड के बारे में सबसे पहले तो अच्छे से पढ़ लें। लिगेंड किसे कहते हैं? और एक होता है टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड। आपको लिगेंड के टाइप जितने भी होते हैं सारे टाइप्स आप पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से याद कर लें। इसके बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा टॉपिक पढ़ना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर आप पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, किस तरीके से निकाला जाता है पता हो। इसके बाद आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे फोकस करें। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके बाद आप सीधा सीधा फोकस कर लेंगे इस पे जो लिगेंड का नेचर है, होमोलैक्टिक लिगेंड, हेटेरोलैक्टिक लिगेंड, इसके बारे में आप अच्छे से देख लीजिए। होमोलैक्टिक एंड हेटेरोलैक्टिक, होमोलैक्टिक लिगेंड एंड हेटेरोलैक्टिक, ये 2 टॉपिक और देख लें। इसके बाद बड़ा क्वेश्चन है, तो बड़े क्वेश्चन में आपको अच्छे से पता है क्या पूछा जा सकता है। या तो सीएफटी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा या बीबीटी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। सीएफटी से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रख लेना, आपको 2 लिगेंड यानी 2 एग्जांपल अच्छे से आने चाहिए। इधर की तरफ लिखता हूं, या तो सीएफटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा या बीबीटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। सीएफटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तब आपको ध्यान रखना है 2 एग्जांपल अच्छे से माइंड में बिठा लो। एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड का एग्जांपल याद कर लेना और एक वीक लिगेंड का एग्जांपल याद कर लेना। बीबीटी में भी एक स्ट्रॉन्ग का याद कर लेना और एक वीक का याद कर लेना। आपको शॉर्ट ट्रिक पता ही होगी, नहीं पता है तो एग्जांपल में देख लेना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर आप सीएफटी थ्योरी के अंदर फील कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहां पर जाता है? ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जाता है ना। और वीक लिगेंड किधर फील होता है? वीक लिगेंड नीचे की तरफ फील होता है, डाउन। वीक लिगेंड डाउन। थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया, थोड़ा सा इसको अपन क्लियर करेंगे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहां पर आता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है डाउन और वीक लिगेंड कहां पर आता है? और इसको ध्यान में रखिएगा, वीक लिगेंड कहां पर जाता है? ऊपर की तरफ जाता है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहां पर आता है? नीचे की तरफ जाता है। जैसे अगर आपको 4 इलेक्ट्रॉन फील करने हैं तो कुछ इस तरीके से फील करोगे आप। सीएफटी थ्योरी में इलेक्ट्रॉन फील करना ही होता है। अगर वीक लिगेंड है, माना कि 5d5 में आपको इलेक्ट्रॉन फील करने कैसे करोगे? तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपके एग्जांपल में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड एग्जांपल Cn वाला एग्जांपल है, वीक लिगेंड एग्जांपल H2 वाला आपके पास एग्जांपल है, तो आपको कैसे फील करना है 5 इलेक्ट्रॉन? ये है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरीके से अगर वीक लिगेंड है तो कैसे फील करोगे? 1 2 3 4 एंड 5। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, एक एग्जांपल इसका दिया होगा या एग्जांपल इसका दिया होगा और बोलेगा सीएफटी थ्योरी द्वारा इसको एक्सप्लेन करो। इसी तरीके से आपको बीबीटी थ्योरी में हो सकता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा या वीक लिगेंड आएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहां पर जाता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड इनर हाइब्रिडाइजेशन करता है और वीक लिगेंड आउटर हाइब्रिडाइजेशन करता है। इसका संकरण D से चालू होता है और इसका संकरण S से चालू होता है। माना कि आपको एक एग्जांपल दिया गया FeCN6, बताओ इसमें किस प्रकार का संकरण होगा? तो आप बोलना इसमें इनर हाइब्रिडाइजेशन होगा। संकरण कहां से चालू होगा? तो
तो कुछ इस तरीके से आपको वन लाइनर पता होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड के बारे में पढ़ लो, लिगेंड के टाइप्स पढ़ लो, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ लो, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देख लो, होमोलैक्टिक हेटेरोलैक्टिक लिगेंड के बारे में पढ़ लो, सीएफटी और वीबीटी थ्योरी अच्छे से एग्जांपल के साथ देख लो। एक स्ट्रॉन्ग का एग्जांपल देखो, एक वीक का देखो। वीबीटी में एक स्ट्रॉन्ग देखो, एक वीक का देखो। स्ट्रॉन्ग में सीएफटी थ्योरी इलेक्ट्रॉन कहां फील होते हैं नीचे, वीक कहां फील होते हैं ऊपर, एग्जांपल मैंने बताया था। इसी तरीके से वीबीटी थ्योरी में अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो संकरणता होगा अंदर और वीक लिगेंड है तो संकरणता होगा बाहर। ये छोटे मोटे आपको एक्सप्लेनेशन पता होने चाहिए। तो आई होप आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई समस्या नहीं आने वाली। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर कौन सा, उसमें क्या क्या पढ़े अपन, तो अपन सीधे चले जाते हैं डीएनए ब्लॉक एलिमेंट, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपको क्या करना है, तो मैं आपको छोटे मोटे एडवाइस आपको कर देता हूं। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या पढ़ना है इसमें, थोड़ा सा उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आएगा डी ब्लॉक एलिमेंट, इसकी प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। क्या चीज पढ़नी है, प्रॉपर्टी पढ़नी है। प्रॉपर्टी के साथ में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, वो भी किसका पढ़ना है, जो अपवाद है। किसका पढ़ना है, जो अपवाद है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अपवाद कौन सा है, क्रोमियम अपवाद है, कॉपर अपवाद है, इसमें D4 नहीं होता है, इसमें D9 नहीं होता है, ध्यान सुनिएगा। इसमें D5 आता है और इसमें D10 आता है। तो जैसे अपवाद वाले कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ने हैं। इसी तरीके से एक और कॉन्फ़िगरेशन आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट में कौन सा पढ़ना है, अपवाद वाले पढ़ने हैं। अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। जो क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है और जो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अभी तक के पेपर में, वो वाले पेपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से पढ़ के चले जाना। पिछले साल के पेपर में रिपीट होगा 101%। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। कौन सा प्रोसेस पढ़ना है, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ के जाओ। ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा किसका होता है और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, और इस तरीके से आपको प्रोसीजर पूछा जा सकता है। और तीसरा आपको पढ़ना एलोएल कंपाउंड। कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, एलोएल कंपाउंड पढ़ लेना। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट के तत्व मिश्र धातु का एलोएल कंपाउंड का निर्माण करते हैं। ये वाला टॉपिक पढ़ के आप जा सकते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है इंटरसेक्शनल कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, इंटरसेक्शनल कंपाउंड बनाते हैं। इंटरसेक्शनल कंपाउंड मतलब अंतराकाशी यौगिक का निर्माण करते हैं। कौन, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। एक कैटालिटिक प्रॉपर्टी पढ़ लेना, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। दूसरा आप पढ़ लेना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ के जाना। तो इसके बाद एक और आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ोगे आप, एक और टॉपिक इसके अंदर पढ़ सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, एलोएल कंपाउंड, इंटरसेक्शनल, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एक और आप इसका पढ़ सकते हो साइज के बारे में। किसके बारे में, साइज के बारे में। साइज के बारे में भी आपको पढ़ना है, यानी आयोनिक रेडियस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, रेडियस। इन सब चीजों का आंसर याद कर लेना। अगर आपके पास कोई जवाब नहीं मिल रहा है, कोई आपके पास आंसर नहीं है, तो याद कर लेना नंबर ऑफ अनपेयर्ड, यानी प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके आंसर हैं। ये क्यों ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण डी ब्लॉक के एलिमेंट सबसे ज्यादा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शन करते हैं। वो इसका मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। वो किसका निर्माण करते हैं, उनकी साइज में विभिन्न प्रकार का वेरिएशन देखने को मिलता है। वो अंतराकाशी यौगिक का निर्माण करते हैं। उनके अंदर उत्प्रेरकी गुण होता है, वो चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं अलग अलग प्रकार का। इन सब का जवाब क्या है, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छे से याद करना, मुझे लगता है प्रॉब्लम होगी आपको। ये वर्ड अच्छे से रट के जाना, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट का 99% क्यू वाला जो पॉइंट है उसका आंसर मिल सकता है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर चले जाओ एफ ब्लॉक एलिमेंट। मैंने आपको बोला एफ ब्लॉक एलिमेंट में भी आपको किस पर फोकस करना है, पिछले साल के पेपर में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है उस पर फोकस कर लो। ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस पर फोकस कर लो। ये भी अपवाद से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा सकता है। एक लेंथेनाइट संकुचन पढ़ के जाना, जेडार और एचएफ, जेडार और एचएफ इन दोनों की आकृति, एचएफ और जेडार दोनों की आकृति समान होती है, कारण बताइए। लेंथेनाइट संकुचन पढ़ के चले जाना, लेंथेनाइट संकुचन। तो ये टॉपिक है जो आपको कहां पर पढ़ने हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में अच्छे से पढ़ के जाना, मुझे लगता है प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगला वाला जो टॉपिक है, अगला वाला जो चैप्टर है, उसमें आपको क्या पढ़ना है तो मैं आपको बता देता हूं। सीधे चले जाओ बायोमोलिक्यूल पे। कौन सा चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल। अब इसमें क्या पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपको पता होगा बहुत अच्छे टॉपिक है। एक आपके कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा टॉपिक है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में सीधा पढ़ लेना आप ग्लूकोज के बारे में। किसके बारे में पढ़ोगे, ग्लूकोज। ग्लूकोज में उसकी रिएक्शन पढ़ लेना, उसका स्ट्रक्चर पढ़ लेना। कौन सा स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ोगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे। इसके बाद इसका होवर्थ स्ट्रक्चर भी आप अच्छे से पढ़ लेना। कौन सा स्ट्रक्चर, होवर्थ स्ट्रक्चर। ग्लूकोज को ज्यादा फोकस करना। ग्लूकोज के बाद आप सीधे चले जाना कौन सा सेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। कौन सा सेकेराइड चले जाना, पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ लेना। पॉलीसेकेराइड में क्या पढ़ोगे, स्टार्च के बारे में अच्छे से पढ़ के चले जाना, और एक सेल्यूलोज के बारे में भी पढ़ के चले जाना। ये वाले टॉपिक हैं। बाकी आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसे कहते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर क्या है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ये अवसद में और रिक्त स्थान में अच्छे से पूछे जा सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज को फोकस कर देना। रिएक्शन में अवसद वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्लूकोज इसके साथ रिएक्शन करता है, क्या बनता है, ग्लूकोज इसके साथ रिएक्शन करता है, क्या बनता है, वो क्या बनता वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लेना। साइक्लिक स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर कर लेना। होवर्थ स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर कर लेना। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है, अच्छे से क्लियर कर लेना। पॉलीसेकेराइड को अच्छे से देख के जाना, एक स्टार्च और एक सेल्यूलोज। इसके बाद सीधा चले जाओ विटामिन। किस पे फोकस कर लेना, विटामिन। विटामिन में स्पेसिफिक डिजीज पढ़ लेना। स्पेसिफिक डिजीज पढ़ लेना कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। दूसरा पॉइंट पढ़ लेना क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। कौन सा टॉपिक पढ़ लेना, विटामिन का क्लासिफिकेशन। एक तो फैट सोल्यूबल, कौन सा, फैट सोल्यूबल, और एक होगा वाटर सोल्यूबल। इन दोनों पॉइंट को अच्छे से पढ़ के चले जाना। यही पढ़ना है विटामिन में। स्पेसिफिक डिजीज, कुछ विटामिन है जो बड़े फेमस है, उनके बारे में अच्छे से याद करके चले जाना। जैसे विटामिन के हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन B6 हो गया, विटामिन B12 हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन ए हो गया, है ना। इन सब के जो स्पेसिफिकेशन है, आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें से सीधा क्वेश्चन आता है। बहुत सी बार अपन इतना हार्ड पढ़ के चले जाते हैं, इतना डीपली पढ़ के चले जाते हैं, सरफेस क्वेश्चन पूछ लेता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है, मांसपेशियों में खिंचाव किसकी कमी से होता है, रक्त का थक्का किसकी कमी से लगता है। छोटे मोटे पॉइंट है तो हमें पता होने चाहिए। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन बहुत सी बार हमें देखने को मिला है कि फैट सोल्यूबल विटामिन के नाम बताओ, वाटर सोल्यूबल विटामिन के नाम बताओ। तो छोटे चीज को अच्छे से फोकस कर लेना। फिर सीधे चले जाना प्रोटीन की तरफ। किसकी तरफ चले जाओगे, प्रोटीन। प्रोटीन में सीधा पढ़ना क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। आपको प्रोटीन का क्लासिफिकेशन आना चाहिए। अगर आपको प्रोटीन का क्लासिफिकेशन नहीं आता, माइनस पॉइंट। उसके बाद सीधे चले जाना आप इस प्रोटीन के क्लासिफिकेशन में और चीज अच्छे से ध्यान से रख देना। कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल को भी देख लेना। इसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको भी अच्छे से पढ़ के लाना। प्रोटीन कैसे बनता है, अल्फा एमिनो एसिड होता है, कितने अल्फा एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, ये किस टाइप से बनता है, कौन सी चीजें जुड़ती हैं, किस प्रकार से इसके पॉइंट्स होते हैं। एक पढ़ना ज्यूटर आयन, कौन सा, ज्यूटर आयन, ये अच्छे से पढ़ के जाना। भाई होता आयोनिक होता है, डाइपोलर होता है, दिखता डाइपोलर है पर एक्चुअल में उदासीन होता है, डाइपोलर नहीं होता है, तो वो होता है ज्यूटर आयन। तो उसके बारे में पढ़ के चले जाना। एक आप पढ़ के चले जाना प्रोटीन
का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की तीन संरचना होती है, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना। अब ये प्रोटीन डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि जब कोई फिजिकल चेंजेस होता है, केमिकल चेंजेस होता है, तो केवल एक संरचना जो स्थायी होती है, बाकी संरचना डिस्ट्रॉय हो जाती है, टूट जाती है, प्राथमिक संरचना होती है, इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। इस पॉइंट को भी अच्छे से पढ़ के चले जाना। कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, और अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका न्यूक्लिक एसिड। कौन सा टॉपिक है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में केमिकल कंपोजिशन याद होनी चाहिए, केमिकल कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए। किसकी? न्यूक्लिक एसिड की केमिकल कंपोजिशन हमें पता होनी चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद में न्यूक्लिक एसिड की केमिकल कंपोजिशन के बाद इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में तीन प्रकार है, एक तो टाइड है, एक साइड है, और एक आपका पॉलीन्यूक्लियो है, पॉली है ना। ये तीन पॉइंट है, इसके अच्छे से याद करें, इनके स्ट्रक्चर को फोकस कर लेना, कैसे बनते हैं, क्या होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डीएनए और आरएनए में जो अंतर है क्षार का, वो याद होना चाहिए। डीएनए की द्वितीयक संरचना आपको बनानी आनी चाहिए। ये दोनों में जो अंतर है जिस क्षार का, उस क्षार के अंदर यूरेसिल का, इस क्षार के अंदर को अच्छे से याद करके जाना। ये 10 नंबर में क्वेश्चन आपको आने वाला है। ये पूरा चैप्टर कौन सा है आपको जान के प्रसन्नता होगी। कौन सा चैप्टर है? बायोमोलिक्यूल। इस चैप्टर को आप पढ़ लें, बायोमोलिक्यूल। ये चैप्टर वही चैप्टर नंबर 10 है, तो चैप्टर बड़ा आसान है, इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसको आप पढ़ के जाए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। क्या क्या पढ़ना है? रिपीट कर लेना। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, पॉलीसेकेराइड पढ़ लेना। विटामिन का स्पेसिफिक डिजीज, विटामिन की कमी से कौन से रोग है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, कौन से रोग होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। प्रोटीन के बारे में आप पढ़ लेना, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कैसे बनता है, यूटिलाइजेशन एंड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड को चले जाना, केमिकल कंपोजिशन अच्छे से पढ़ लेना, क्लासिफिकेशन पढ़ लेना, टाइड, साइड, टाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसके बाद डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, और डीएनए की संरचना आपको बनानी आनी चाहिए। इसके बाद लास्ट चैप्टर जो बचता है इसके अंदर, वो चैप्टर बचता है आपका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा फटाफट बता देता हूं, ध्यान सुनिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन में आपको क्या पढ़ना है, सॉल्यूशन में आप ध्यान से सुनिएगा। एक तो यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन सारे पढ़ लेना, जिसमें मोलरिटी आती है, मोलरिटी आती है और एक मोलिडिटी आती है, 2 पॉइंट आते हैं। इसके बाद पीपीएम प्रोसेस आता है, इसके बाद द्रव्यमान प्रतिशत वाले पॉइंट्स आते हैं। इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके देख लीजिएगा। मोस्टली मोलरिटी एंड मोलिडिटी के न्यूमेरिकल देख लेना। एक मोल फ्रिक्शन होता है, मोल बिन, क्या होता है, मोल फ्रिक्शन, इसके भी न्यूमेरिकल आप देख लेना। इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको पढ़ना हेनरी रूल। कौन सा रूल पढ़ोगे? हेनरी रूल पढ़ोगे। हेनरी रूल के बाद राउल्ट्स का रूल पढ़ोगे, राउल्ट्स रूल। इसके बाद आप पढ़ोगे, जब मैं गैस को किसमें बोलता हूँ, लिक्विड में बोलता हूँ, फिजिकल केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होती है, क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, फैक्टर कौन से होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, इनको पढ़ लेना अच्छे से। जब मैं गैस को किसमें बोलता हूँ, लिक्विड में। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब मैं सॉलिड को किसमें बोलता हूँ, लिक्विड में बोलता हूँ, तब केमिकल फैक्टर कौन से इफेक्ट डालते हैं, केमिकल फैक्टर इफेक्ट। ये दोनों पॉइंट अच्छे से पढ़ के जाने हैं। इसके बाद राउल्ट्स का रूल हो गया। उसके बाद जो 4 आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अनुसंधि गुणधर्म अच्छे से पढ़ के चले जाना। 4 हैं, कौन से हैं? वेपर प्रेशर वाला, वेपर प्रेशर, हिंदी वाले स्टूडेंट अच्छे से समझ लें। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर। दूसरा है आपका कौन सा पॉइंट है, क्वथनांक उन्नयन। कौन सा पॉइंट है? क्वथनांक उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट का है? बॉइलिंग पॉइंट का है ना। तीसरा पॉइंट है आपका फ्रीजिंग पॉइंट का। कौन सा है? फ्रीजिंग पॉइंट का। चौथा है आपका ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोसिस
प्रेशर, इन सब के चारों के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको आने चाहिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगर आपको इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आप इसके अंदर माइनस पॉइंट क्रिएट नहीं करोगे। तीसरा लास्ट पॉइंट रहता है नॉन आइडियल, आइडियल एंड आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। ये आपके पॉइंट्स हैं। नॉन आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जांपल आपको दिया जाएगा और पूछेगा कि भैया ये आइडियल सॉल्यूशन है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, बताइए। या फिर आपसे पूछेगा कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या अंतर होता है, तो ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर में, आधे नंबर में पूछा जा सकता है। ये वाले क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वाले एग्जांपल वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ये फैक्टर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। चैप्टर कौन सा? सॉल्यूशन। आई होप आपको चार चैप्टर में अच्छे खासा क्लियरिफिकेशन हो गया होगा। 4 चैप्टर आपको पढ़ना है। डेट में आपको बता चुका हूं, 13 तारीख 14 तारीख 2 डेट है। 5 साल के जो पेपर है, प्रीवियस पेपर, भले वो सिलेबस चेंज हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 5 साल के पेपर देख लो। सबसे पहले इनकी तैयारी कर लो। वन व्यू जैसा मैंने बताया, उस वन व्यू के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर लो। उसके बाद 5 साल के पेपर सॉर्ट आउट कर लो, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और दोनों चारों चैप्टर आपको अच्छी खासी स्कोरिंग देंगे। ये 22 नंबर के चैप्टर, ध्यान रखना स्टूडेंट, कितने नंबर के? 22 नंबर के। अगर आप चाहो तो इस 22 में से ज्यादा ही तो 21 नंबर या 20 नंबर तो ला ही सकते हो। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, ये मैं पीपीटी पे आपको और बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको वन बताया कि कैसे क्वेश्चन आपके आएंगे और क्या-क्या आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या-क्या पढ़ना है। अब मैं आपको बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तेरा 14 तारीख का मैटर है। नेक्स्ट वीडियो आपके अपलोड होगी 14 तारीख को, जिसमें मैटर बताया जाएगा 15 तारीख का। फिर वीडियो अपलोड होगी जिसमें मैटर अगला बताया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ दूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे 17 तारीख को। 17 तारीख की डेट याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। मैं चैलेंज के साथ आपको बोल रहा हूं, मैं आपको 88 क्वेश्चन दूंगा। संभवतः प्रयास है मेरा जिसमें से आपके 51 जो क्वेश्चन का टारगेट है, मैंने कहता हूं पूरा का सब पूरा आएगा, पर डेफिनेटली इस 88 प्रश्न को आप पढ़ोगे, आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम होगा और आप आके बोलोगे कि वाकई में सर एग्जाम बहुत बेहतर हुआ। तो मैं अंकित दीक्षित, एचओडी ऑफ विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ी सर्दी, आप सबको ऑल द बेस्ट कहता हूं और मेरी क्लास को समझने और मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से बने रहिएगा, आगे और वीडियो आपके अपलोड होंगे। धन्यवाद।